कृष्णा स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाली प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इसको आपको डिटेल में बताया था कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आज हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में उपनिवेश शासक की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। तो ये मैंने आपको बताया था कि आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था। तो हमारा जो माल था, वो कच्चा माल का जो निर्यात किया जाता था वो हम इंग्लैंड को करते थे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेज जो थे वो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी, और वो बिल्कुल भी हमारी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने बिल्कुल हमको खोखला कर दिया था, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया था। और उसके कारण क्या हुए थे, वो क्या करके गए थे, क्या छोड़ के गए थे। तो हमारी जो थी निरक्षरता और जन्म दर, मृत्यु दर ये बहुत अधिक थी। देन हमारी जो जनसंख्या थी उसका साक्षरता 60.5% अप्रोक्स से 17% आप समझ लीजिए साक्षरता थी उस। और हमारी जो जन्म दर थी और मृत्यु दर थी वो प्रति हज़ार पर 45.2 थी। ये आपकी 31-41 के दौरान की थी, और 1911 से 21 के दौरान ये 40,000 पार कर गई थी। और जो हमारी जो जनसंख्या थी वो पूरी तरह से कृषि पर डिपेंड थी। देन अर्थव्यवस्था हमारी पूरी कृषि पर डिपेंड थी, और विकास के भी और कोई दूसरे अवसर हमारे पास थे नहीं, क्योंकि हमारी जो शिल्प कला थी, जो भी हमारे व्यवसाय थे वो भी अच्छे से आत्मनिर्भर नहीं थे हम, क्योंकि मशीनों के लिए हम विदेशों पर डिपेंड थे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल्स बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। तो ये मैंने आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी, BKR, वी राव, विलियम डिग्गी, देन फ्रीडेल शेराजे, RC देसाई। तो ये सभी थे। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने हमारी जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, उसके राष्ट्रीय आय का भी किया था और गरीबी का भी इन्होंने आकलन किया था। देन जनसंख्या का भी आकलन इन्होंने किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उपनिवेश शासक काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। तो कृषि की गतिहीनता मतलब कृषि का जो विकास हो रहा था वो विकास नहीं हो रहा था, उसका मुख्य कारण क्या था। तो कारण जो था वो पट्टेदारी प्रणाली आपको पता होगी, आपने पहले प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जमींदारी प्रथा थी। तो जमींदार मालिक होते थे, और वो उनको कुछ उनकी ज़मीन पर भूमिहीन मजदूरों को, कृषक को, वो उनको रख लेते थे उनके वहाँ पे, और उनको वो कर लेते थे, और वो कर बहुत ज़्यादा होता था। तो इस तरह से पट्टेदारी प्रणाली थी। तो वो आधा जो उनका जो होता था, जो भी उनको अनाज मिलता था उसका आधा अनाज या उसका भी ज़्यादा अनाज वो उनसे ले लेते थे। देन कृषि के व्यवसायीकरण का प्रत्ययन मतलब जो कृषि जो वो किसान होते थे वो उनकी जो फसल होती, जो खाद्यान्न फसल होती थी, उसको छोड़कर उनको वाणिज्यिक कृषि करनी पड़ती थी, क्योंकि वो ऋणग्रस्त होते थे। और उनको इसी वजह से उनको जो ब्रिटेन के लिए जो नील की खेती, इस तरह से कोई भी जो वाणिज्यिक खेती होती थी वो करनी पड़ती थी। इसीलिए भी हमारी जो कृषि की गतिहीनता का मुख्य कारण था। देन आर्थिक संरचना की कमी, आर्थिक संरचना मतलब सिंचाई की सुविधा जो थी उससे सही से नई तकनीकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। देन भारत का विभाजन, तो भारत का विभाजन कैसे, तो भारत का विभाजन भारत की कृषि की प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। कलकत्ता की जूट मिलों, बम्बई व अहमदाबाद के कपड़ा मिलों, कच्चे माल की कमी हो गई, और पंजाब व सिंध जैसे अमीर खाद्यान्न क्षेत्र में पाकिस्तान में चल रहे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जो भारत की कृषि जो थी वो इन सब कारणों से पिछड़ चुकी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम। तो ये मैंने आपको बताया था 1907 में टाटा आयरन और स्टील उद्योग की शुरुआत हुई थी। देन उसके
अलावा भी बहुत सारे उद्योग जो स्टार्ट हुए थे वो चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता की पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे? दोहरे ध्येय क्या थे मतलब वो जो हमारे यहाँ पे उद्योग कर रहे थे उसके पीछे मुख्य कारण उनका क्या था? तो ये कारण भी मैंने आपको बताए थे। भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात करना। देन सेकेंड कारण था उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना। मतलब वो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ से कच्चा माल लेंगे और वापस उसको जब बेचने के लिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का बाजार जो हो विशाल हो, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और हमारे यहाँ पे खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, अभी भी ऐसे ही होता है, अंग्रेजी शासक के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं और इसके उत्तर के पक्ष में कारण बताइए? तो हाँ, हुआ था। क्यों? तो देखेंगे ब्रिटिश नीतियां सदा से स्वहित से निर्देशित थी, वो खुद का हित चाहती थी। दिन ब्रिटेन में कभी भी यह कष्ट नहीं उठाया कि वे एक तरफ ध्यान दें कि उनकी नीतियों का भारत के लोगों पर बेरोजगारी के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वो ये चाहते थे कि उनका जो कार्य है उसके लिए हम कच्चा माल बनाएं और उन्हें निर्यात करें। इसके अलावा जो हमारी हस्तकला थी वो बिल्कुल पिछड़ चुकी थी। देन उन्होंने भारतीय हस्तकला और उद्योगों पर भारी दर से कर लगाए और ताकि भारतीय कष्ट और कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता रहा। और जो भारतीय हस्तकला थी उन पे बहुत सारे कर लगने की वजह से ब्रिटेन में ऊन, रेशमी वस्त्र अधिक महंगे हो गए और उन्होंने कच्चे माल के निर्यात को और ब्रिटेन से उत्पादित माल के आयात को कर मुक्त रखा। मतलब जब उनके यहाँ पे जो माल हम देते थे वो तो कर मुक्त था, लेकिन हमें कर चुकाना पड़ता था। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा हमारी हस्तशिल्प पर के उद्योग बर्बाद होते गए। नेक्स्ट आपका दे रखा है, भारत में आधारित संरचना विकास की नीतियों में अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? तो अंग्रेज अपना क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? तो उन्होंने जो भी हमारे यहाँ पे विकास किया था उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ये कारण भी मैंने बताया था कि उन्होंने रेलों का, पतनों और जल परिवहन, डाकतार आदि का विकास किया था। इसके पीछे मुख्य कारण उनका क्या था? तो इनके पीछे मुख्य कारण था उन्होंने सड़क बनवाई थी। जैसे मैंने बताया आपको कि उन्होंने सड़क बनवाई थी, तो सड़क निर्माण में उनका मुख्य कारण यही था कि जो पास का रेलवे स्टेशन हो वहाँ पर कच्चा माल पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं हो। डाकतार व संचार के साधनों का विकास कुशलता प्रशासन के लिए, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने प्रशासन की कुशलता के बारे में जान सके। देन एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि अंग्रेज धन का भारत में लाभ अर्जित करने के लिए निवेश किया जाए। मतलब उनका ये उद्देश्य भी था कि अंग्रेज धन का भारत में लाभ अर्जित, मतलब वो उस धन को भारत में लगाकर और लाभ अर्जित करें। तो ये 3 कारण प्रमुख थे जो मैंने आपको पहले भी बताए थे और क्वेश्चन आंसर में भी आ गए। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। मतलब उनकी जो औद्योगिक नीतियाँ थी उसमें क्या कमियाँ थी तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके बारे में समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योग में गिरावट, मतलब हमारा ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी हस्तकला जो उद्योग था वो उसमें गिरावट आई थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य सस्ती से सस्ती कीमत पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और ब्रिटेन में आया उत्पादित माल को बेचना। मतलब उन्होंने हमारे से जो भी चीज़ें खरीदते थे वो सस्ते से सस्ता खरीदते थे और उसको उच्च दामों में बेचते थे। देन नेक्स्ट अपना आता है आधुनिक उद्योगों का अभाव। मतलब हमारे यहाँ पे जो भी उद्योग थे वो जो धीमी गति से चल रहे थे उनमें विकास धीमी गति से हो रहा था। जब लोहा और इस्पात उद्योग 1907 में आए थे, जबकि चीनी, सीमेंट व कागज उद्योग 1930 के दशक में विकसित हुए थे। तो इस तरह से 19वीं सदी में हमारा थोड़ा विकास हो रहा था, लेकिन उसके पहले जो था वो कंडीशन बहुत ही खराब थी। नेक्स्ट आता है पूंजीगत उद्योगों का अभाव। मतलब क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो भारत में बहुत बड़ी मुश्किल पूंजी की थी। तो पूंजीगत उद्योगों में आधुनिकीकरण को आगे बढ़ावा दे सके, जिसके लिए 70% संयंत्र व मशीनों का आयात किया गया
और भारत अपनी तकनीकी व पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर था। मतलब हमको, हमारे यहाँ पे ये मशीनें नहीं थी तो हमको वो आयात करनी पड़ती थी और उसके लिए पूंजी की आवश्यकता थी। देन व्यावसायिक संरचना, तो व्यावसायिक संरचना में आप देखेंगे निम्न विकास हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित होने का सबूत इस बात से मिलता है कि कार्यशील जनसंख्या 72% हिस्सा कृषि में संलग्न था। मतलब हमारी जो कार्यशील जनसंख्या आप जानते हैं जो 15 से 60 वर्ष की उम्र की होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है, वो हमारी 72% कृषि में संलग्न थी। देन 11.9% ही हमारी उद्योग क्षेत्र में संलग्न थी। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 25.3% था, जबकि कृषि का योगदान 57.6% था। मतलब कृषि का योगदान हमारा सबसे ज़्यादा था। तो इन वजह से हमारा जो औद्योगिक नीतियों की कमी की वजह से हम लोग पिछड़ चुके थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औपनिवेश काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संपत्ति के निष्कासन तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु यह अधिशेष का देश के सोने चांदी के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका उपयोग तो निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया गया था। मतलब इस जो संपत्ति का उपयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्थाओं पर खर्च करना। मतलब हमारा जो भी कार्य हो कि वो जो अंग्रेजों ने जो व्यवस्था कर रखी थी उसी में हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता था। देन अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय और अदृश्य मदों के आयात पर व्यय। मतलब या तो युद्धों में व्यय हो जाता था या फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने में व्यय हो जाता था। तो इस तरह से हमारी जो संपत्ति थी, भारतीय संपत्ति, वो निष्कासन में थी। देन जनकी संक्रमण के प्रथम में द्वितीय सोपान की और संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये मैंने बताया था कि आपको 1881 में जो हमारी प्रथम जनगणना हुई थी, उसके बाद में व्यवस्थित 1921 में हमारा प्रथम से द्वितीय सोपान कंप्लीट हुआ था। तो 1921 के बाद में ही हमारी व्यवस्थित जनगणना हुई थी। तो इसका आंसर होगा आपका 1921। नेक्स्ट आपका उपनिवेश काल में भारत की जनकीय स्थिति को एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो आप जानते हैं कि ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जन्म दर थी, उच्च जन्म दर थी, और मृत्यु दर ये दोनों ही कारण था कि हमारी जो जन्म दर थी वो उच्च थी और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। जनसंख्या विस्फोटक का सामना करना पड़ रहा था। देखिए नेक्स्ट आपका बता रखा है कि निम्न स्तरीय मेन कारण क्या थे? तो मेन कारण थे कि हमारी जो शिशु दर थी वो 218 प्रति हजार मृत्यु दर थी। देन व्यापक निरक्षरता। देन आप देखेंगे कि जो औसत हमारी जो साक्षरता थी वो मैंने आपको बताया था 17 थी, तो 60.5%। देन जिसमें महिला साक्षरता मैंने आपको बताया था 7% थी। देन जो हमारी और नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो हमारी जो व्यापक गरीबी थी, देन निम्न जीवन स्तर था। तो गरीबी जो थी हमारी आय का 80 से 90% जो आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाता था, और कुल जनसंख्या का 52% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था। इस तरह से आप जान सकते हैं कि हमारी जो जनकीय स्थिति थी वो किस तरह थी। ओके, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां को रेखांकित कीजिए। तो हमारी प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो कृषि उत्पाद का निम्न स्तर, क्योंकि हमारी कृषि जो थी उसका स्तर बहुत निम्न हो चुका था। बाल्यकालीन औद्योगिक क्षेत्र, तो हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो बिल्कुल सुदृढ़ नहीं थे, क्योंकि हमें विशाल पूंजी की आवश्यकता थी, निवेश की आवश्यकता थी, और मानव कुशलता की आवश्यकता थी, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी, आधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी। देन वो हमारे पास कंप्लीट नहीं था। देन आधारित संरचना में कमी, तो हमारी जो संरचना थी उसमें बहुत सारी कमियां थी और बहुत सारे सुधार करने थे। देन गरीबी और असमानता, तो
हमारा जो देश था वो गरीबी के चक्र में, दुष्चक्र में फंसा हुआ था। क्योंकि अंग्रेज जो हमारा महत्वपूर्ण धन था उसको ब्रिटेन में उन्होंने निष्कासित कर दिया था, और इसकी वजह से हमारी जो जनसंख्या थी वो गरीबी से जूझ रही थी। देन भारत की प्रथम सरकारी जनगणना कब हुई, तो वो 1881 में हुई है। मैंने आपको पहले बताया था। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार एवं परिणामों को और दिशा पर जानकारी दीजिए। तो हमारा जो विदेशी व्यापार था, तो ये मैंने बताया था कि हमारा जो विदेशी व्यापार था वो हमें हस्तकला के लिए हमें भारी शुल्क देना पड़ता था, और वो जो भी अंग्रेजों के जो भी आयात करते थे और जो भी निर्यात करते थे वो उन्होंने कर मुक्त कर रखा था, और हमारी हस्तकला को उन्होंने भारी शुल्क लगा रखा था। इसी के साथ हमारे व्यापार पर भी उन्होंने एकाधिकार कर रखा था। हम इंग्लैंड के साथ में ही आयात निर्यात करते थे, और हम उनसे मशीनें मंगवाते थे और कच्चा माल उनको देते थे, और जो उनका उत्पादित माल होता था अंतिम वस्तु उसको हम खरीदते थे। इसकी वजह से हमारे जो व्यापार था वो इंग्लैंड के साथ हो गया था, और इंग्लैंड का इस पर एकाधिकार हो गया था। आयात और निर्यात पर स्वेज नहर की वजह से भी विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का आधिपत्य और ज़्यादा जम चुका था। देन क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान दिए, तो हाँ दिए। सकारात्मक योगदान कैसे दिए, तो उन्होंने किया तो उनके लिए था, लेकिन हमें भी हेल्प मिली। जैसे रेलवे का आरंभ किया। रेलवे का आरंभ होने से हमें जो दूरी थी, यात्रा की दूरी थी, वो बहुत कम हो चुकी थी। देन कृषि के व्यवसायीकरण का आरंभ, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी जो उपज होती थी उसको बहुत जल्दी पहुंचा सकते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। देन आधारित संरचना का विकास, टेलीग्राम, डाकतार, इसकी वजह से हमारे भारतीय जनता को भी सुविधा हुई। देन शिक्षा का प्रोत्साहन, बहुत सामाजिक सुधार, तो शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। और जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किए गए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। देन भारत का एकीकरण, तो अंग्रेजी सरकार ने पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में सीमाओं में बटा हुआ था, और जो राजाओं का शासन था उसके बजाय हमारा राज्य था उसका एकीकरण हुआ। देन एक कुशल एवं शक्तिशाली प्रशासन का उदाहरण, तो अंग्रेज ने अपने पीछे कुशल व शक्तिशाली प्रशासन का उदाहरण खड़ा करा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।